जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल और नॉट। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्टार्ट द क्लास विथ फुल कंसंट्रेशन। गॉट इट। जो कि आज आपका चैप्टर होने वाला है जयवड़ु। बहुत अच्छी तरीके से हम आपके साथ में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वन शॉट चैप्टर होगा दोस्तों, वन शॉट। जी हाँ दोस्तों, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं प्रीवियस ईयर, और कुछ एमसीक्यू भी हैं। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। गॉट इट। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कैसी लगी ये वीडियो आपको, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा 2023 का रिजल्ट आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का। बहुत से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे नंबर अचीव किए, उन्होंने प्राप्त किए। दोस्तों, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको फिर से समय दे सके, इसलिए समय का उपयोग करिए, ना कि दुरुपयोग। ठीक है भाई। कहते हैं ना कि क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर। दोस्तों, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। ठीक है। तो मेहनत कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक इंसान दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहली तो किस्मत और दूसरी मेहनत। जो कि दोस्तों किस्मत हर किसी की नहीं होती और मेहनत हर किसी पर नहीं होती। इसलिए पढ़िए और आगे बढ़िए। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जो कि आपके सामने दोस्तों, प्रोटीन क्या है। ठीक है। और प्रोटीन के प्रमुख कार्य लिखिए। डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और समझिएगा कैसे। देखिए दोस्तों, प्रोटीन उच्च अणुभार वाले, क्या प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? जटिल कार्बनिक यौगिक, यहाँ पे दिख रहे हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। एमिनो अम्ल प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। कोई पूछे आपसे एमिनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। ये क्या है दोस्तों? आधारभूत इकाई है। यह वनस्पतियों तथा जंतुओं में प्रचुरता में पाया जाता है। इसमें दोस्तों, जैसे खाने की चीज़ों में आपने देखा होगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन चीज़ों में हमको स्वाद आता है खाने में, ठीक है, जिन चीज़ों को हमें खाने में नमकीन टेस्ट, मतलब टेस्ट आता है ना, उन चीज़ों में फैट होता है, यानी कि उन चीज़ों में क्या होती है, बसा होती है। और जिन चीज़ों को खाने में नहीं स्वाद आता, ठीक है, वो मतलब जैसे आपने बादाम खाए होंगे, या आप अंडे खाते हैं, या फिर कोई अदर चीज़, पनीर खाते हैं आप, ठीक है, तो इनको हम खाते हैं तो उनमें कोई टेस्ट नहीं आता, फीके फीके से लगते हैं। तो इनके अंदर क्या, इस चीज़ की प्रचुरता होती है अधिक, प्रोटीन, ठीक है, विटामिन, जो भी चीज़ होती हैं, क्योंकि इनके अंदर स्वाद नहीं होता है। ठीक है। तो प्रोटीन के मुख्य प्रमुख स्रोत क्या क्या बोल सकते हैं? दूध, दही, पनीर, ठीक है, अंडा, मछली इत्यादि। जंतु प्रोटीन तथा दाल, दाल भी बहुत सारी होती है, अनाज, मटर, मूंगफली, ठीक है, सोयाबीन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो वनस्पति प्रोटीन के ये क्या है, सभी के सभी प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एंड दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दोस्तों, कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। आई रिक्वेस्ट यू, सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। और ये जो पीडीएफ है ना दोस्तों, कंप्लीट पीडीएफ है इसकी, तो पूरी आज मैं आपके साथ में पीडीएफ डिस्कस करूंगा। ठीक है। ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, हमारे पर, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पीडीएफ ये वाली अटैच कर दूंगा, ठीक है, जहाँ से कि आप ये वाली पीडीएफ पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। गॉट इट। समझ रहे हैं भाई? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे प्रोटीन के कुछ कार्य हैं। प्रोटीन के कार्य में पहला कार्य है दोस्तों, पेशियों का निर्माण करता है प्रोटीन। ठीक है, क्या करता है दोस्तों? पेशियों का, हमारे बॉडी के अंदर पेशियों का निर्माण करता है। दूसरा कार्य क्या है दोस्तों प्रोटीन का? शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर में जो वृद्धि और विकास होता है उसमें क्या करता है, सहायता प्रदान करता है प्रोटीन। ठीक है। चलिए, तीसरा कार्य, तीसरा वर्ग देख सकते हैं दोस्तों, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में सुधार। जो हमारी कोशिकाएं बेकार हो जाती हैं, उनकी मरम्मत करने में कौन कार्य करता है? प्रोटीन कार्य करता है। एंड फोर्थवा पॉइंट है एंजाइम तथा हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन है ये, एंजाइम तथा हार्मोन्स का संश्लेषण जो करता है वो प्रोटीन करता है। उनको भी परिपक्व, यानी कि उनको भी मजबूत बनाता है, एंजाइम और हार्मोन्स को। ठीक है। तो प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर। एंड रक्त व शरीर के अन्य द्रव में पीएच की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रण एवं समन्वय करता है। ठीक है। 10th क्लास में एक चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, ये भी इसी तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है। रक्त में हमारे में द्रव अथवा पीएच वैल्यू जो होती है उसको नियंत्रण करता है। एंटीबॉडी के रूप में हमारी प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी की अच्छी करता है, जिससे हम बीमार ना हो, उसके लिए हम प्रोटीन अच्छी डाइटिंग लेनी चाहिए। बहुत से प्रोटीन का डिब्बा देते हैं बॉडी बिल्डर जो होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने लग चुका है, ये है कुछ दोस्तों प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। आप देख सकते हैं 2014 और 2020 में ये एमसीक्यू पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है ना, बायूरेट, क्या बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बायूरेट
परीक्षण नहीं देता है। बाइयूरेट परीक्षण 3 देते हैं, इसमें 1 नहीं देता है। देखिए मैं आपसे बोलूं यूरिया जो है ये तो सर्वप्रथम बाइयूरेट परीक्षण देता है, तो इसलिए हमारा यूरिया ऑप्शन तो देता है, वो नहीं देता है पूछ रहा है। ठीक है, वो क्या बोला, नहीं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। ये देता है, प्रोटीन भी देता है, पॉलीपेप्टाइड भी देता है, पर हमारा ये नहीं देता। तो इसलिए इस हमारे क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। तो 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर, ये वाला आपका जो फर्स्ट था। ठीक है, चलिए आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के सामने है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझ सकते हैं दोस्तों। शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में, अब ये ग्लूकोज वगैरह क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। 1 नंबर में यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कई बार पूछा गया है 2013 में और 2017 में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कौन है, स्टार्च है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, ग्लाइकोजन है, बताइए दोस्तों। तो सही तरीके से जो कार्य करता है वो दोस्तों कौन करता है, ग्लाइकोजन। तो डी ऑप्शन यानी कि हमारा 4th ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड जो था आपका। ठीक है, गॉट इट, एनी प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू, एक बार कमेंट में बता दीजिए दोस्तों। सेशन को लाइक कर दीजिए जितने भी मेरे बहन भाई सेशन में जुड़ चुके हों। ठीक है, सेशन को फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है भाई, तो किसी बहन भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैल्सीफेरॉल, आगे क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल कहलाता है, कैल्सीफेरॉल क्या कहलाता है दोस्तों आपका, फटाक से आंसर बता दिए। मतलब कौन सी विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। ए का है, इसको तो आप डायरेक्ट याद करते हैं, विटामिन डी, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। अभी विटामिन ए का क्या होता है, विटामिन बी का क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक, अब डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, पूछा गया था। वैसे तो मैं भी आपके साथ में स्लाइड बनाऊंगा, डिस्कस करूंगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे इसी तरीके से बना था क्लास 12th के अंदर 2020 में। क्या बनाता था, कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, कोबाल्ट। कोबाल्ट कौन सी विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। कौन सी में दोस्तों, B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। इतनी बात इसको जरूर याद रखिएगा। कोबाल्ट कौन सी विटामिन में प्रेजेंट होता है, तो विटामिन B12, क्योंकि दोस्तों इसका नाम ही साइनोकोबाल्मिन होता है। क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन होता है इसका नाम। कोबाल, कोबाल मतलब नाम से पता चल रहा है इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो कोबाल्ट विटामिन B12 में यानी कि B12 में पाया जाता है, और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। ठीक है रासायनिक, तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पर जो कि आपके सामने लग चुका है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया। 1 शॉर्ट वीडियो दोस्तों, जयवड़ू चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। दिस इज माय चैलेंज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, बट इट एंड दोस्तों आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर कहूँगा दोस्तों कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, आई रिक्वेस्ट यू, है ना दोस्तों, प्लीज नोट कर लीजिए। और जो समय है आपके पास में उसे बिगाड़े ना, बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है जो आसानी से मिलता है दोस्तों वो हमेशा हमारे पास नहीं रहता है, और जो हमारे पास हमेशा रहता है दोस्तों वो भी हमें आसानी से नहीं मिलता। समय का दुरुपयोग ना करें, उपयोग करें अच्छी तरीके से, है ना। फिर बता रहा हूँ, अगर तुम किसी भी चीज़ को सीखने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखते हो तो तुम्हें कोई भी नहीं सिखा सकता। अगर दोस्तों आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हो, सीखने की इच्छा रखते हो, तो फिर तुम्हें कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता। इसलिए सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल अवर एग्जामिनेशन। गॉट इट। हार्मोन क्या है, किन्हीं 2 हार्मोनों के नाम तो उनके कार्य का उल्लेख कीजिए। अच्छा ठीक है भैया, कौनो दिक्कत वाली बात नहीं, दो क्या हम यहाँ पे और भी बता देंगे, ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। तो हार्मोन शरीर के विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाली क्या है, ऐसी रासायनिक पदार्थ होते हैं ये जो शरीर के कई महत्वपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। ठीक है, जिन कोशिकाओं में बनते हैं वहां से लक्ष्य, ठीक है, कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से तैर तैर कर क्या पहुंचते हैं, तथा एक बार में, ठीक है, या तथा एक बार कार्य संपन्न, है ना, होने के बाद में ये क्या कह जाते हैं, फिर अपने आप को स्टॉप कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इन्हीं को दोस्तों हम हार्मोन कहते हैं, या यहाँ पे हार्मोन की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। इसको हम ना नोट पॉइंट बोल दें तो ज़्यादा बेटर है। क्या बोल दें दोस्तों, नोट पॉइंट। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ बड़े में कर देता हूँ, क्या बोल दें दोस्तों, इसे नोट पॉइंट बोल दें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको हम यहाँ क्या बोल देंगे, नोट, NOT, नोट पॉइंट में लिख लेना दोस्तों इसे आप। क्लियर है, ये जिन हार्मोनों में बनते हैं वह वहां से लक्ष्य, ठीक है, कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से तो पहुंचते हैं, फिर एक बार पहुंच जाते हैं तो फिर वहां पे ये नष्ट हो जाते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे ये कह रहा था नाम बताने हमको, ठीक है, हम अगली स्लाइड में देखते हैं नाम। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने 3 लेके आया हूँ एग्जाम्पल।
फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। प्यूटिटरी जो ग्लैंड होती है हमारे मस्तिष्क में होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, पर इसका काम बहुत बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी शरीर में ना वृद्धि और विकास का काम करती है। कौन सी? प्यूटिटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं इसे, तो जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है, सिर में। इंसुलिन हार्मोन होता है कि इंसुलिन हार्मोन दोस्तों रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो हमारी अधिक ना हो जाए, ठीक है, बढ़ ना जाए, इसलिए उस पर क्या करता है? नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन लड़कियों के अंदर, जो दोस्तों महिलाओं के अंदर प्रसव, ठीक है, ठीक है, प्रसव के दौरान में मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है। संकुचन मतलब लचीलियां, ऐसा करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका तीन हार्मोनों के, मतलब यहाँ पे नाम पूछ रहा था ना हार्मोनों के, नहीं दो नाम हार्मोनों के बताने थे, यहाँ पे तीन हमने डिस्कस किया। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। गॉट इट? कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन के प्रकार। अब यहाँ पे विटामिन, कौन सी विटामिन में कौन सा क्या पाया जाता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। ठीक है, बस बने रहना आपको वीडियो के अंत तक। बट इट, ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू? आई एम वेटिंग फॉर कमेंट। चलिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों काफ़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल दूंगा मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन क्या है, ये किस प्रकार वर्गीकृत, मतलब कितने भागों में बांटे जाते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम। मतलब ये आपका 2 नंबर नहीं है दोस्तों, ये 4 नंबर में पूछा जाता है टॉपिक। कितने नंबर में? 4 नंबर में पूछा जाता है। देखिए, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की, यानी कि जो हमारी बॉडी की वृद्धि व पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हीं को हम विटामिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन के प्रकार जो होते हैं ये दोस्तों 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की बोल सकते हैं? बट दिस इज डिवाइडेड बाय 2 टाइप्स। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 टाइप्स। एक तो होती है दोस्तों नंबर 1, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ नंबर 1, जल में घुलनशील, है ना, वाटर में इन्वॉल्व। ठीक है, ये बोल सकते हैं जल में घुलनशील। पहली प्रकार क्या है विटामिन का? जल में घुलनशील। एक तो विटामिन होगी हमारी जल में घुलनशील। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, यानी कि सेकंड, क्या बोल सकते हैं? वसा में घुलनशील। ठीक है, फैट में, वसा में घुलनशील। इनके एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, तो उनकी मैं ट्रिक बता दूंगा आपको, ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, कीड़ा। जैसे आप कीड़ा होते हैं ना, उनको याद कर सकते हैं। क्या बोला मैं दोस्तों? ध्यान से सुनना, कीड़ा। क्या बोली मैंने? कीड़ा। ठीक है, तो कीड़ा की स्पेलिंग क्या होती है? KEDA। ठीक है, कीड़ा। ठीक है, KEDA, हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, कीड़ा। ऐसे ही तो लिखते हैं कीड़ा, तो KEDA, यानी कि जो के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो कीड़ा, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कीड़ा। ठीक है, कीड़ा जो KEDA जो होंगी, ये किस में होंगी? आपकी वसा में घुलनशील विटामिन होंगे। आई होप यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो बच्ची, कुछ विटामिन है आपकी जो बची हुई है, जैसे बी बची हुई है, विटामिन बी, है ना, विटामिन बी बची है और विटामिन सी बची हुई है, ये किस में घुलनशील है दोस्तों? जल में घुलनशील है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, विटामिन 2 प्रकार की होती है, जल में घुलनशील, बी और सी, और इससे बची हुई कौन कौन सी? जैसे KEDA, कीड़ा, ये आपकी किस में घुलनशील होती है दोस्तों? इसमें वसा में घुलनशील होती हैं, और बी और सी जल में घुलनशील होती हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे ये टॉपिक काफी अच्छा है, ध्यान से सुनना। विटामिन के रासायनिक नाम, ठीक है, और उनकी कमी से होने वाले रोग, ये पेपर में पूछा आता है, पेपर में इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा आता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर। अब यहाँ पे मुझको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको डीपली में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ विटामिन। ठीक है, क्या मैंने लिखा? विटामिन। यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ दोस्तों विटामिन, और इधर मैं लिख दे रहा हूँ रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। और इधर दोस्तों मैं उनको स्त्रोत, ठीक है, या रोग लिख दे रहा हूँ, उनकी कमी से जो होने वाले रोग जो होते हैं। ठीक है, गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? चलिए, इसके लिए यहाँ पे कुछ थोड़ी, चलिए इसको हटा देते हैं लाइन को। मैं यहाँ पे ये लाइन ले लेता हूँ। चलिए, एक लाइन में इधर खींच लेता हूँ। आई होप यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल पहला विटामिन लेता हूँ, विटामिन ए। ठीक है, VA, यस, फिर ऐसे लिखते हैं यहाँ पे मैं,
जो विटामिन ए होती है दोस्तों, विटामिन ए, ठीक है। और दूसरी विटामिन ले ले रहा हूँ मैं आपकी, नंबर 2, विटामिन बी, ठीक है। बहुत सिंपल है। आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगा मैं। एक ट्रिक होती है दोस्तों, रथ पर ट्रॉफी, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रिक लिख रहा हूँ कहीं साइड में। क्या लिख दी मैंने? ट्रिक, TRICK। क्या है दोस्तों ट्रिक? रथ पर, ठीक है, एक टॉफी। रथ पर एक टॉफी, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं, रथ पर, इधर लिखता हूँ मैं टॉफी। अरे भाई क्या, चलिए यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, रथ पर एक टॉफी। तो रथ का मतलब हो गया आपका, रा का मतलब रेटिनॉल, था का मतलब थायमीन, पा पर इसमें साइलेंट रहेगा आपका, पर क्या रहेगा दोस्तों इसमें आपका? साइलेंट रहेगा, ठीक है। वट इट, ए का मतलब एस्कॉर्बिक, ए का मतलब एस्कॉर्बिक, के का मतलब कैल्सीफेरॉल, टो का मतलब टोकोफेरॉल, फी का मतलब फ्लोवोक्विनोन, ठीक है, या फ्लीवोक्विनोन बोलते हैं इसको। तो ए का मतलब रासायनिक नाम में आप समझ सकते हैं क्या होगा, आप समझ सकते हैं, मैंने भी आपको बताया था क्या होगा। रा का मतलब रेटिनॉल, क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल, ठीक है। बी, बी पे रथ, था का मतलब क्या आ रहा है आपका? थायमीन। आपको समझ में आ रहा है? थायमीन, ठीक है। विटामिन सी, तीसरी आपकी कौन सी आ जाएगी? विटामिन, तीसरी आ जाएगी आपकी दोस्तों, पे भाई कहाँ भाग रहा है, तो मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। आपकी जाएगी विटामिन सी। सी, देखिए, रा का मतलब विटामिन ए, था का मतलब विटामिन बी, पर इसमें साइलेंट है, ए का मतलब विटामिन सी। तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम क्या बोल देंगे दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब तीसरे चौथे नंबर की विटामिन कौन सी आ जाएगी आपकी? विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी। और पांचवें नंबर पर जाएगी विटामिन ई, ई, ई के बाद में विटामिन सिक्स, छः पर आ जाएगी विटामिन के। अरे भाई क्या आ जाएगी? विटामिन के। तो डी, ई और के। देखिए दोस्तों, अब ए का मतलब था आपका विटामिन सी, का मतलब है विटामिन डी। तो का मतलब क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल, क्या हो जाएगा दोस्तों? कैल्सीफेरॉल, व्हाट इट, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई, ई का मतलब टा, और के का मतलब फा, फा मतलब फी, मतलब फेलावोक्विनोन। तो टा का मतलब आ जाएगा, का आ जाएगा टोकोफेरॉल, क्या आ जाएगा? टोकोफेरॉल, ऐसे लिख सकते हैं। और था का मतलब क्या आ जाएगा? और फी का मतलब आ जाएगा फ्लोवोक्विनोन, फ्लूविक्विनोन, ठीक है। इस तरीके से इसके रासायनिक नाम हो जाएंगे। रथ पर एक ट्रॉफी, रथ पर एक टॉफी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? नाम। अच्छा, रोग की भी एक ट्रिक होती है, रोग की एक ट्रिक क्या होती है? रवि सर कहाँ थक गए, ठीक है। क्या हो जाएगी ट्रिक भाई? रवि सर कहाँ थक गए, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ इस ट्रिक को, रवि सर, ठीक है, रवि सर कहाँ थक गए, कहाँ थक गए, ठीक है। ये आपकी रोग की ट्रिक है, रवि सर कहाँ थक गए। तो रा का मतलब हो जाएगा रेवीज, क्या हो जाएगा दोस्तों? रा का मतलब रेवीज। इसको मैं थोड़ा ब्लैक कलर से लिखता हूँ, जब समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, या फिर मैं इसे लिखेंगे हम ग्रीन से, ठीक है। रा का मतलब हो जाएगा रेवीज, रवि, ठीक है, रेवीज, ठीक है। और रा का मतलब रेवीज, और वी का मतलब वेरी वेरी। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी, गॉट इट। और विटामिन, वहाँ, वहाँ मतलब कि ये आपको साइलेंट कर देना, रवि सर कहाँ थक, ठीक है। इसको बोल सकते हैं आप स्कर्वी रोग, सर से बोल सकते हैं स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी, ठीक है। और रिकेट्स, सा से स्कर्वी और रा से रिकेट्स, क्या बोलेंगे? रिकेट्स, रिकेट्स, ठीक है। और क्या बचा आपका? वहाँ, वहाँ से आप बोल सकते हैं रिकेट्स को ही हम सूखा रोग भी बोलते हैं, आप याद रखना, रिकेट्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सूखा रोग, ठीक है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा बोलता है दोस्तों?
नपुंसकता का रोग होता है। और रक्त का थक्का किससे नहीं जमता है? इससे। थक्का मतलब थक गए, ठीक है, गए इसमें साइलेंट रहेगा। तो थक्का मतलब क्या है? थक्का जमना। तो विटामिन के से क्या नहीं जमता दोस्तों? रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं बसा में घुलनशील के ईडीए और बी और सी, ये किसमें थी? आपकी जल में घुलनशील। आपसे यहाँ रासायनिक नाम पूछे एग्जामिनर तो आप टिक कर सकते हैं जो भी आपको बताए। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? ठीक है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, न्यूक्लिक अम्ल अत्यधिक उच्च अणुभार वाले वृहद अणु होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च अधिक अणुभार वाले क्या वृहद अणु होते हैं। यह रासायनिक सूचनाओं को, यह रासायनिक यानी कि अनुवांशिक जेनेटिक्स, यह अनुवांशिक सूचनाओं को, है ना, पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? न्यूक्लिक एसिड। क्यों, किसको पहुंचाने का काम करते हैं? अनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाने का। किनको? यहाँ पे देख सकते हैं लिख रहा है, अनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। साथ ही ये कोशिकाओं के ढांचे को बनाते हैं। कौन बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड कोशिकाओं के ढांचे को बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आई भाई? अब न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार तो होता है डीएनए, यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ, डीएनए। और दूसरा टाइप कौन सा होता है दोस्तों? आरएनए। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ तक तो ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डीएनए और आरएनए में अंतर भी होता है। क्या होता है दोस्तों? डीएनए आरएनए में अंतर। तो यहाँ पे मैं आपको अंतर के लिए बोल देता हूँ, ठीक है। इधर लिख देते हैं हम डीएनए और इधर लिख देते हैं जैसे आरएनए। पेपर में कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। डीएनए आरएनए में अंतर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट आपके सामने बोलता चल रहा हूँ, आप नोट करते चलिएगा। डीएनए में, डीएनए दोस्तों द्विरज्जुकीय होता है। क्या होता है? द्विरज्जुकीय। द्विरज्जुकीय। और आरएनए क्या होता है? एक रज्जुकीय। थोड़ा सा मैं इसे छोटा करता हूँ पेन को, ठीक है। एक रज्जुकीय होता है। अब देखिए डीएनए जो होता है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्र में तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। या फिर इस पॉइंट को लिख सकते हैं क्या? ये डीएनए मुख्यतः केंद्र में तथा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और आरएनए आपका केवल और केवल कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य और राइबोसोम में, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, डीएनए एक द्विरज्जुकीय होता है, आरएनए एक रज्जुकीय होता है। डीएनए मुख्यतः केंद्र में तथा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसमें लिख लेंगे आप, ये कोशिका द्रव्य एवं राइबोसोम में पाया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हैं? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है इसमें। राइबो शर्करा, डी से डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, आर से राइबो शर्करा, ऐसे याद कर लीजिएगा। डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। चौथा पॉइंट आप याद कर सकते हैं, काफी अच्छा पॉइंट है। इसमें यूरेसिन का अभाव होता है। इसमें यूरेसिन का अभाव होता है, थायमिन। यूरेसिन और थायमिन दोनों का अभाव होता है डीएनए में। और आरएनए में केवल और केवल थायमिन का अभाव होता है, यूरेसिन का अभाव नहीं होता है, ठीक है। ऐसी पांचवा पॉइंट आप इसमें याद कर सकते हैं क्या? कि इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। किसमें? डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है और आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। इसी प्रकार आप वैसे भी आपको 10th क्लास में पढ़ा होगा, आते होंगे डीएनए आरएनए में अंतर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम, अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मॉलिस परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति पहचानने के लिए मॉलिस परीक्षण किया जाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। इस परीक्षण के लिए यदि पदार्थ के जलीय विलयन में, क्या, इस परीक्षण के लिए यदि पदार्थ के जलीय विलयन में 2 मिली मॉलिस अभिकर्मक, 2 मिली मौलिक अभिकर्मक का ही मतलब क्या है दोस्तों? आप देख सकते हैं ब्रैकेट में, ए नेफ्थेनॉल का एथिल एल्कोहल में 10% विलयन मिलाना है, ठीक है। इसी को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? मॉलिस अभिकर्मक, ठीक है। डालकर परख नली को बिना हिलाए, ठीक है, बहुत सावधानी से परख नली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 डालने पर, ठीक है, दो परतों के बीच में लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है। क्या बनता है? लाल रंग का बनेगा यहाँ पे, या फिर भूरे रंग का क्या बनेगा? छल्ला बनता है, ठीक है, जो कुछ समय बाद बैंगनी रंग का हो जाता है। कुछ समय बाद ही दोस्तों कैसे रंग का देखने को मिलता है? बैंगनी रंग का देखने को मिलता है।
तो पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति निश्चित यानी कि पता चल जाती है कि प्रेजेंट है या नहीं क्या कार्बोहाइड्रेट। तो इसी प्रकार के परीक्षण को मॉलिस परीक्षण कहते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2024 बोल दूंगा मैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हर साल आपके एग्जाम में पूछा आता है। ठीक है दोस्तों। फिर कहूँगा मैं आपसे, हारता वो है दोस्तों जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। तो कोशिश आपको करते रहना है, बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया। एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड शेयर विद, है ना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मेरे को, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल और नॉट। मेरी आप सभी को आवाज़ पहुँच रही है या नहीं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कैसा लग रहा है ये लेक्चर आपको। ठीक है, चलिए, सेशन को शेयर तो कर ही दिया होगा, लाइक कर ही दिया होगा, आई होप। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपको, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। भाई साहब एग्जाम में पूछे आता है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर आप इसको कर लीजिएगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ क्या अंतर होता है। एक साइड में ग्लूकोज है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो गया, और ये यहाँ पे आ गया हमारा फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर देख लीजिए, बहुत सिंपल अंतर है। देखिए, नंबर 1 मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं क्या, कि इसमें अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। पहला अंतर तो ये हो गया क्या, कि इसको ग्लूकोज की शर्करा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको? ग्लूकोज को। इसमें क्या होगा पहला अंतर, इसको फलों की चीनी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज में इसको फलों की चीनी के नाम से जाना जाता है फ्रक्टोज को, और ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। आई होप। तो दूसरे पॉइंट पर आते हैं अब। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें यह है कि यह 6 सदस्य सदस्य वाला वलय होती है। इसमें 6 वलय पाई जाती हैं। कितनी? इसमें 6 वलय पाई जाती हैं। और इसमें कितनी वलय पाई जाती हैं? दूसरे पॉइंट में इधर लिख लेंगे, फ्रक्टोज में 5 वलय पाई जाती हैं। यानी ग्लूकोज में 6 वलय पाई जाती हैं, 6 वलय। ठीक है, और फ्रक्टोज में 5 वलय पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिख लेंगे तीसरे पॉइंट में, थर्ड पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, लिखिए, यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत होता है। कौन? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। ग्लूकोज शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। एंड इधर लिख लेंगे आप फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज। ठीक है, यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। है नहीं? नहीं है बोल रहा हूँ मैं, सुनना ध्यान से। ग्लूकोज शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। कौन? ग्लूकोज। और फ्रक्टोज यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए, यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चलिए मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट पर। यह कम लिपोजेनिक होता है। क्या होता है? लिपोजेनिक। ठीक है, कम होता है लिपोजेनिक, और ये अधिक लिपोजेनिक होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? लिपोजेनिक। लिपोजेनिक कैसा होता है? कम। और ये लिपोजेनिक कैसा होता है दोस्तों? अधिक होता है। पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, 5 पॉइंट बहुत हैं आपके लिए। यह कम वसा का उत्पादन करता है। इसमें क्या बनती है? कम वसा बनती है। ठीक है, यह कम वसा का उत्पादन करता है। ठीक है, और ये अधिक वसा बनाता है। ठीक है, यह अधिक वसा का उत्पादन करता है। आई होप यहाँ पे आपके 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर लिख सकते हैं जो मैंने बोले हैं आप अपनी नोटबुक में। ठीक है, कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछ लेता है एग्जाम में, क्या इंपॉर्टेंट तो है दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपकी डिस्कस कर रहा हूँ वन शॉट में डिस्कस कर रहा हूँ। क्या? कि ग्लूकोज के उपयोग, यूजेस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। कितने? मैं 6 उपयोग बता रहा हूँ, आप कोई से भी 5 लिख सकते हैं, जो भी आपको छोटे छोटे लगे। पहला उपयोग, ग्लूकोज प्रमुख, है ना, मुख्यतः उपयोग औषधियों के रूप में करते हैं ग्लूकोज का। विटामिन सी के औद्योगिक संश्लेषण में विटामिन मतलब ग्लूकोज का उपयोग होता है। एथिल अल्कोहल, तीसरा है दोस्तों, एथिल अल्कोहल के निर्माण में भी ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं हम। चौथा, फलों के परीक्षण, है ना, या फलों के परिरक्षण। ठीक है, में एवं जैम, जेली, जो मुरब्बा होते हैं आदि में भी हम ग्लूकोज को मिलाते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शंस होंगी आगे, मैं अभी बताऊंगा आपको, बने रहना बस वीडियो के अंत तक। 6 मास का उपयोग है दोस्तों ग्लूकोज का। ग्लूकोज उद्योगों में सस्ते अपचायकों के रूप में भी यूज होता है। 6वां पॉइंट है अगला, दुर्बल और रोगी मनुष्यों को आहार के रूप में या ऊर्जा प्रदान करने के रूप में भी ग्लूकोज का यूज किया जाता है। और गॉट इट, इसके 6 पॉइंट है, यानी 5 पॉइंट
राइट इन योर नोटबुक। तो कोई भी 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। टॉल एंड अवकर्मक क्या है, 2024 लगा लीजिए दोस्तों, पेपर में आएगा ही आएगा। टॉल एंड अवकर्मक क्या है, ध्यान से देखना दोस्तों। टॉल एंड अवकर्मक क्या है, एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो दोस्तों प्लीज। इसकी रिएक्शन है, मैं रिएक्शन भी बताऊंगा आपको। टॉल एंड अवकर्मक की रिएक्शन भी बताऊंगा मैं आपको। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आना है। टॉल एंड अवकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अवक्रिया, ठीक है, तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला है, तो ध्यान से देखना दोस्तों। सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनिया हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को क्या, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनिया हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को टॉलन अवकर्मक कहते हैं। टॉलन अवकर्मक की क्रिया ग्लूकोज के साथ करने पर ग्लूकोनिक अम्ल तथा रजत दर्पण प्राप्त होता है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। ग्लूकोज क्या होता है आपका, जैसे ग्लूकोज का आप स्ट्रक्चर पहले तो आप याद कर लेना डायरेक्ट। ग्लूकोज का मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको अपने माइंड में सेट रखना है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ CHO, ठीक है, बॉन्ड लगा दिया हमने, फिर बना देंगे CHOH का होल ट्वाइस। ये आपको डायरेक्ट पहले तो एक बार याद कर लेंगे ना, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिर एक पॉइंट लगा दिया हमने, फिर CH2OH। आप इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए, ये क्या है आपका ग्लूकोज। क्या है दोस्तों, ये आपका ग्लूकोज, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, इसकी क्रिया ना दोस्तों, प्लस इसकी क्रिया में किस किस्म करा रहा हूँ दोस्तों, इसकी क्रिया रासायनिक समीकरण करना है, ठीक है। टॉलन अवकर्मक के संग में। अब टॉलन अवकर्मक का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। टॉलन अवकर्मक का फॉर्मूला, ठीक है, टॉलन अवकर्मक का फॉर्मूला होता है Ag2O। क्या होता है दोस्तों, Ag2O। तो डेट इज कॉल्ड टॉलन अवकर्मक। सो गिव्स टू, मिलने वाला जो प्रोडक्ट, मिलने वाला जो उत्पाद होगा वो क्या होगा आपका, ध्यान से समझना, लिसन टू मी केयरफुली। कुछ नहीं है दोस्तों, ये O है ना, ये वाला O, ये उठ के इसके CHO के पास चला जाएगा। तो CHO के पास चला जाएगा तो क्या बनेगा, COOH। भाई ये वाला जो O है, ये वाला, ये उठ के इसके पास चला गया CHO के पास में, तो COOH बनेगा। फिर नीचे हाइफन करेंगे, फिर ये CHOH का होल ट्वाइस है ना ये वाला, इसको यहाँ पर लिख देंगे हम पूरा का पूरा, ठीक है। या फिर इसका स्ट्रक्चर में ना यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ पे इसका 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 होता है। क्या होता है, 4, ठीक है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, तो ये यहाँ पे अब क्या आएगा आपका, पूरा स्ट्रक्चर यूं ही आ जाएगा सेम। तो CHOH का होल 4, ठीक है, ये 4 का यहीं पे यहीं आ गया। अब ये Ag2 है ना, ये आपका, ये प्लस इसी के संग में बाहर निकल जाएगा Ag2। इसको बाहर निकाल के फेंक दिया हमने, और अभी नीचे का एरिया और बचा है आपका, क्या बच रहा है, CH2OH, ये बचा हुआ है ना। इसी को दोस्तों हम क्या बोल देंगे, पूरे को, इसी को जो जो प्राप्त हो रहा है ना आपका, ये क्या प्राप्त हो रहा है आपका, ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है आपका, ग्लूकोनिक एसिड। याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्लूकोनिक, ग्लूकोनिक एसिड। क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे आपका, ग्लूकोनिक एसिड। और ये जो प्राप्त हो रहा है, ये आपका क्या है, रजत दर्पण, Ag2, रजत, ठीक है, दर्पण। Ag2 आपका क्या प्राप्त हो रहा है, रजत दर्पण। फिर से समझा रहा हूँ, आई रिपीट यू। ये जो है स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का है, इसको यहाँ पे ग्लूकोज बोल दिया हमने, गॉट इट। इसकी क्रिया टॉलन अवकर्मक, टॉलन अवकर्मक का फॉर्मूला Ag2O है ना, Ag2O है। यहाँ से A को उठ के CHO के पास पहुंच जाता है, तो COOH बनेगा। बाकी नीचे वाले ये दोनों चीज सेम आ गई यहाँ पे। और Ag2 ये आपका बाहर निकल गया, तो Ag2 को ही हम रजत दर्पण बोल देंगे। और COOH हाइफन CHOH का होल 4 हाइफन CH2OH को ही हम क्या बोल देंगे दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर बना है इतना, ग्लूकोनिक एसिड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसके नीचे आप लिख लेना अपनी कॉपी में, टॉलन अवकर्मक। Ag2O के नीचे आपके लिख लेंगे टॉलन अवकर्मक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल एग्जाम में पूछा आता है, द्विकुंडलित मॉडल DNA का, ठीक है। चलिए, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA की द्विकुंडलीय संरचना का वर्णन कीजिए, टिप्पणी करिए इस पे, ठीक है, या इसको व्याख्यात कीजिए। तो वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1953 ईस्वी में DNA की द्विकुंडलीय संरचना क्या की, प्रस्तुत की थी। कौन सी ईस्वी में, 1953 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। इसके लिए इन्होंने 1962 में इन्हें एक नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक DNA अणु 3 प्रमुख घटकों, है ना, से मिलकर क्या होता है, बना होता है। 3 प्रमुख घटकों से क्या मिलकर होता है दोस्तों, बना होता है। अब 3 प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं। अब नीचे 2 तो लिख रहे हैं, एक आपका नहीं लिख रहा है, तो मैं वो लिख देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक तो हो गया आपका डीऑक्सी राइबो शर्करा, दूसरा नाइट्रोजन, और तीसरा एक और होता है आपका, तीसरा
3 नंबर पे आप डाल लेंगे दोस्तों। 3 नंबर पे कौन होता है आपका? नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार तो है, फ्रक्टोज समूह रह गया आपका, ठीक है। कौन सा? प्लस फास्फेट समूह। कौन सा? फ्रक्टोज नहीं, फास्फेट समूह। तो कह रहा है ना ये 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 3 प्रमुख घटक हैं? पहला तो डीऑक्सी राइबो शर्करा, दूसरा फ्रक्टोज समूह, ठीक है, इसको दूसरा बोल दो आप, दूसरा, क्योंकि तीसरा ये नीचे लिखा हुआ है फ्रक्टोज समूह, और तीसरा हो गया नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब डीएनए द्विकुंडलित मॉडल का जो चित्र है, आप ये चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी पहले कुछ विशेषताएं आप देखिए यहाँ पे, कह रहा है ना डीएनए के प्रत्येक अणु पॉलिस है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है, जिसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 20 एंगस्ट्रॉम आप देख सकते हैं, इसका व्यास जो पूरा है ना, ये इसकी जो आप चौड़ाई देख सकते हैं वो कितनी आपको दिख रही है? 20 एंगस्ट्रॉम दिख रही है, ठीक है। इज डेट क्लियर? उसके बाद देख सकते हैं दूसरा पॉइंट, प्रत्येक पॉली है ना प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। फॉस्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5 कार्बन तथा दूसरी तरफ की 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तीसरा पॉइंट आप इसमें लर्न कर सकते हैं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसमें एडेनिन थायमिन से हाइड्रोजन द्विबंध, मतलब एडेनिन यहाँ पे आ सकते हैं, एडेनिन और थायमिन के मध्य में द्विबंध होता है, ठीक है। द्विबंध दिख रहा है आपको यहाँ पे। और अगला पॉइंट आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, ग्वाइनिन, ये वाला ग्वाइनिन और साइटोसिन के मध्य में त्रिबंध, तो जी और साइटोसिन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की न्यूनतम दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 34 एंगस्ट्रॉम आपको यहाँ पे ये दिख रही है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। जो 34 एंगस्ट्रॉम है वो 10 बेसिस का पेयर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा था ये क्या, कि 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे दोस्तों कैसा लग रहा है चैप्टर आपको, ठीक है। और ये जो कंप्लीट पीडीएफ है ना, ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा तक, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बोलता हूँ मैं इसको। 2024 कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आना है, विटामिन प्रोटीन से भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से युक्त पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रिक कीटोन होते हैं, यानी कि पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का समूह होता है, इसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इतनी बात क्लियर भाई? क्लियर है ना भाई? अच्छा, अब मैं आपको बता दूं वो जो स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, ये पीछे वाला, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये वाला, ये ग्लूकोज का ही तो स्ट्रक्चर था। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी तो होता है, क्या होता है? C6H12O6, ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, क्या बोल दूंगा? C6H12O6, सो दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। यही तो है आपका ग्लूकोज, है ना। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, वो इसका स्ट्रक्चर था जो मैंने पीछे वाला जो दिखाया था आपको, ठीक है। इसके संग में जो प्राप्त हो रहा है वो चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए दोस्तों। CHO, ठीक है, हाइफन, ठीक है, फिर क्या प्राप्त हो रहा था आपका? CHOH का होल 4, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर बनना था यही तो बनना था इसका, CH2OH। ये और ये दोनों एक ही चीज़ तो है, यानी कि ये तो एल्डिहाइड समूह को प्रदर्शित कर रहा है, और ये 2 डिग्री एल्कोहल को प्रदर्शित कर रहा है, और ये 1 डिग्री एल्कोहल को प्रदर्शित कर रहा है। चलो आप इन चीज़ों को ना याद रखें, तो बस आप इतना ही समझ लो, ये जो स्ट्रक्चर और ये जो स्ट्रक्चर है, तो डेट इज द सेम, दोनों चीज़ सेम है यहाँ पे। C6H12O6 ये ग्लूकोज है, और ये वाला ग्लूकोज का क्या है? स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा कहीं नोटबुक में चिपका के साइड में। क्लियर है ना भाई यहाँ तक पॉइंट? चले भाई आगे बढ़े। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के निर्माण की विधियां तथा रासायनिक गुण लिखिए। ग्लूकोज के निर्माण की जो विधि है टोटल, जैसा रासायनिक विधि, प्रयोगशाला में विधि जो होंगी वो हमको बतानी है। तो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, इनके अंदर रिएक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ग्लूको कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण नहीं है क्या? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, जो कार्बोहाइड्रेट है, चलिए इसका यहाँ पे मैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण भी बता देता हूँ। ये तो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो एक चीज़ थी। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है ना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ साइड में, यहाँ देखिए नीचे कर देता हूँ मैं वर्गीकरण, ठीक है। हेडिंग बना देते हैं वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं दोस्तों हम कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। सो दिस इज डिवाइडेड बाय 3 टाइप्स। कौन सा दोस्तों? 3 प्रकार का होता है। पहला
पहला जो टाइप है मैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिख रहा हूँ, कौन सा होता है, जल अपघटन के आधार पर। जो पहला वर्गीकरण किया गया है इसके आधार पर किया गया है दोस्तों, जल अपघटन के आधार पर। ठीक है, जल अपघटन के आधार पर। बट इट पहला जल अपघटन, इसके अंदर तीन टाइप होते हैं। ए मोनोसेकेराइड, बी होता है दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट में समझाऊंगा, ओलिगोसेकेराइड, और सी होता है आपका पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पे उनके मैं नाम लिख दे रहा हूँ आपका। पहला कौन सा होता है दोस्तों, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। पहला हो गया मोनोसेकेराइड, दूसरा हो गया दोस्तों ओलिगो, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, और तीसरा होता है दोस्तों पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ध्यान से समझना दोस्तों, लिसन टू मी केयरफुली, मैं इनको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो जो मोनोसेकेराइड होते हैं दोस्तों, जिनके जल अपघटन नहीं होता है, जिनका जल अपघटन नहीं होता है, वो मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, जिनका जल अपघटन नहीं हो, तो बोल सकते हैं जल अपघटन ना हो। ठीक है, तो ये, और इसके जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं, एग्जाम्पल में इसके हम ले लिया ग्लूकोज, इसका एग्जाम्पल है ये आपका मोनोसेकेराइड का, ग्लूकोज ले लिया और फ्रक्टोज ले लिया, आधा काय है ये आपका फ्रक्टोज। ठीक है, ये आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या है, जिसमें दोस्तों 3 से 10 मोनोसेकेराइड के अणु पाए जाते हो। कितने दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 3 से 10 अणु। ठीक है, 3 से 10 अणु पाए जाते हैं किसके, मोनोसेकेराइड के, इसके मोनोसेकेराइड के, किसके अंदर 3 से 10 अणु मोनोसेकेराइड के पाए जाते हो, उसको हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लैक्टोज हो जाएगा और सुक्रोज हो जाएगा, दोनों एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो गया आपका लैक्टोज, एग्जाम्पल डायरेक्ट पेपर में पूछता है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और एक हो गया आपका सुक्रोज, एक तो हो गया लैक्टोज और सुक्रोज। ठीक है, दूसरा जिसमें मोनोसेकेराइड के अणु 10 से अधिक पाए जाते हो, किससे दोस्तों, 10 से अधिक। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चीज़ों को, आप अपनी नोटबुक में भी लिखते चलना। 10 से अधिक अणु पाए जाएं मोनोसेकेराइड के, वो आपका पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब ही अधिक होता है। ठीक है भाई, पॉली का मतलब ही अधिक होता है, इस चीज़ को भी तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल आपसे एग्जाम वाला पूछे तो बता सकते हैं, स्टार्च हो गया, और स्टार के संग एक तो सेलुलोज भी हो गया। ठीक है, क्या, सेलुलोज, एक तो स्टार्च हो गया और एक सेलुलोज हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया पॉलीसेकेराइड का। एक स्वाद, ये तो हो गया था पहला टाइप। एक होता है स्वाद के आधार पर वर्गीकरण। स्वाद के आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, ए में बोलेंगे शर्करा और दूसरे में बोलेंगे अशर्करा। तीसरा होता है दोस्तों अपचयन के आधार पर, एक तो होता है नंबर ए अपचाई और बी होता है अनअपचाई। तो फिलहाल आप इस चीज को जरूर याद रख लियो, उन चीजों को ना रखें तो इस चीज को जरूर याद रखना अपने माइंड में। ठीक है, गॉट इट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है भाई, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर कहूंगा मैं, कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट जो, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। इसके अंदर रिएक्शंस हैं दोस्तों, ग्लूकोज के निर्माण की विधि में आपको प्रैक्टिस करनी है दवा के। देखिए पहला है प्रयोगशाला में विधि, गन्ने की शर्करा को एथिल अल्कोहल तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज व फ्रक्टोज का निर्माण होता है। डायरेक्ट हमें बता रहा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो रहा है, तो बस हमें रिएक्शन ही तो चिपकानी है बोर्ड पर। चलिए देखिए, पहला कह रहा है एथिल अल्कोहल मतलब सुक्रोज की संक्रिया, मतलब देखो C12H22O11, C12H22 और O11, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को तो हम सुक्रोज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सुक्रोज। ये सुक्रोज है, इसकी क्रिया हम पानी के संग कराते हैं H2 वाटर के संग, सो गिव्स टू, मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, एक तो फ्रक्टोज प्राप्त हो रहा है आपका, एक ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है, और दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है दोस्तों, क्या होता है C6H12O6। आप गिन लीजिएगा C6H12O6, इसको हम क्या बोल देंगे, ग्लूकोज। ठीक है, गॉट इट, और इसको हम क्या बोल देंगे, फ्रक्टोज, इसको हम क्या बोल दिया, फ्रक्टोज। कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे सी कितने, 6 और 6 12, तो इधर सी कितने हमारे 12, ओ कितने हमारे इधर 6, तो ये हैं और 6 ये हैं, ओ भी हमारे कितने हैं, 6 6 कितने हमारे, 6 6 12, 12, और यहाँ पे एक वो आपका ये है, तो इसलिए यहाँ पर रिवर्सिबल क्रिया होती है। और ये जो क्रिया होती है ना, कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, यानी कि ये जो रिवर्सिबल क्रिया होती है, ये H2C2O5 मतलब एथिल अल्कोहल के संग में यहाँ से कुछ वो आगे पीछे हो जाते हैं, और तनु यहाँ पे लिया जाता है, तनु HCl। ठीक है,
तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कट जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या, सुक्रोज से हमने क्या बनाया है, वाटर की संक्रिया करके, ठीक है, एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में एक तो सुक्रोज बनाया है ये वाला, ठीक है, और दूसरा आपका फ्रक्टोज बनाया है। आई होप यहाँ पे प्रयोगशाला विधि नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है आपकी, ठीक है। चलिए दूसरा देख सकते हैं। प्रयोगशाला विधि में दूसरी विधि कौन सी है, आपको दिख रही है स्क्रीन पर। स्टार्च के अम्लीय जल का अपघटन, किसका दोस्तों, स्टार्च के जलीय अम्लीय जल अपघटन द्वारा, किसके, स्टार्च के अम्लीय जल अपघटन द्वारा। कैसे दोस्तों, स्टार्च का अम्लीय जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये तो बहुत सिंपल है। स्टार्च, अब स्टार्च का फॉर्मूला कुछ नंबर से लिए जाते हैं, जैसे C6H10O5। इसी को दोस्तों हम क्या बोल देंगे, स्टार्च बोल देंगे। यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ लिए जाते हैं, नंबर मतलब नंबर में n ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको आप क्या बोल देंगे, स्टार्च, क्या बोल देंगे दोस्तों, स्टार्च, ठीक है। कुछ नंबर होते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, और यहाँ पे किसी भी नंबर यानी कि एन के संग में हम वाटर यानी कि नंबर ऑफ एन और H2 के संग में क्रिया कराते हैं, तो मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है नंबर ऑफ एन, यो ही आपका क्या प्राप्त हो जाता है, C6H12O6। यानी कि यहाँ पे आपका क्या प्राप्त हो रहा है, आपका ये दोस्तों ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है आपका, ग्लूकोज। बट इट, ये आपका यहाँ पे ग्लूकोज प्राप्त हो गया, ठीक है। इस तो स्टार्च का अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमें क्या प्राप्त हो गया है, ग्लूकोज प्राप्त हो गया है। यहाँ पर तो ये दोनों, पहला प्रयोगशाला विधि में ए विधि, और ये ए विधि थी आपकी प्रयोगशाला विधि की, और ये दूसरी विधि थी, ठीक है। ये तो प्रयोगशाला विधि थी। अब आएंगे दोस्तों इसके रासायनिक गुण, क्या आएंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण भी 2-3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आपके सामने ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझना, इसकी भी रिएक्शन है। ब्रोमीन जल की उपस्थिति में, किसकी दोस्ती में, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अरे भाई, ग्लूकोजन का जल ऑक्सीकरण कराने पर, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराना है ना ब्रोमीन जल की उपस्थिति में, ठीक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लो, मैंने आपको बताया था, माइंड में तुरंत आना चाहिए, तुरंत कैच करना चाहिए। CHO हाइफन सिंगल बॉन्ड, CHOH का होल 4, ठीक है, और फिर हाइफन, उसके बाद में मैंने एक और बताया था आपको, CH2OH। ये आपका क्या है, ग्लूकोज की क्रिया दोस्तों हम किसके संग करा रहे हैं, ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल में मतलब हम ब्रोमीन की तो उपस्थिति में हो रही है, तो यहाँ पे हमने O ले लिया, ऑक्सीजन, और किसकी उपस्थिति में हो रही थी यहाँ पे, Br2 मतलब ब्रोमीन की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा, वो क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा C। अब देखिए ध्यान से, एक बार मैं समझा देता हूँ इस चीज़ को भी आपको। यहाँ पे जो O है ना, O ये उठ के यहाँ पे पहुंच जाएगा आगे, इसके पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों आपका COOH। वट इट। उसके बाद में सेम ये दोनों चीज़ यहीं की यहीं आ जाएंगे, यानी कि CHOH का होल 4 ये आपका यहीं पे आ गया पूरा, ठीक है, और हाइफन और CH2OH ये पूरा आ गया। ये जो प्राप्त हो रहा है दोस्तों इधर वाला उत्पाद में, ये आपका क्या है, ग्लाइकोनिक एसिड है, ग्लाइकोनिक अम्ल है। इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं ऑक्सीकरण के नीचे कि ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराने पर दोस्तों ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपचयन। रासायनिक विधि में अपचयन और किण्वन, ये दो और विधि हैं, वो सिंपल हैं। ये लास्ट है दोस्तों आपकी। निकेल की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपचयन कराने पर सार्विटॉल प्राप्त होता है। सार्विटॉल प्राप्त होता है, सार्विटॉल बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सार्विटॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर में आपको बता दूंगा, माइंड में सेट कर लेना। पहले तो ग्लूकोज की का अपचयन करा रहा है, तो ग्लूकोज का तो फॉर्मूला आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए, COH या फिर CHOH का होल 4, मैंने बताया था आपको, माइंड में सेट कर लो इसको, स्ट्रक्चर को अपने माइंड में, ठीक है। CH2OH, तो ये हो गया आपका किसका स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की। इसका दोस्तों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के संग क्रिया करा देते हैं, तो गिब्स 2 जो मिलने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, सार्विटॉल प्राप्त हो जाएगा। तो सार्विटॉल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं समझा दूंगा। CH2OH फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले मैं डायरेक्ट, यहाँ पे CHOH का होल ट्वाइस, होल 4 सॉरी, होल 4 और हाइफन, फिर बन जाएगा आपका CH2OH। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये H है ना, H उठ के ये वाला, और ये निकल की उपस्थिति में होता है, निकल यानी कि Ni, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को भी लिख सकते हैं, Ni लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझो दोस्तों, यहाँ पे H है ना, ये H उठ के इस स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, किसमें, इस स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा भाई, इस स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे बोल तो रहा है देखो, CHO, यहाँ पे H कितने, ये वाले 2 H उठ के यहाँ पे चले गए यहाँ पर, तो ये आगे 2 H इधर, और ये वाला जो सिंगल H था ये हमने पीछे ले लिया, ये यहाँ पे, समझ गया आगे बात। ये दोनों H उठ के कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ आगे CHO के पास में, तो CH2 और ये O और ये बचा H, ये हमने लास्ट में यहाँ पे लिख दिया है। बट इतनी बात क्लियर है। अच्छा ये जो बना है ये आपका क्या बना है, इसी को तो हम सार्विटॉल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सार्विटॉल बोल देते हैं इसी को। सार्विटॉल का आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर याद रख लेना,
ठीक है, ये दोनों जो एच थे उठ के यहाँ पे चले गए यहाँ पे, और ये वाला एच उठ के सबसे पीछे आ गया फिर यहाँ पे। ठीक है, तीसरी जो क्रिया है वो आपकी है किण्वन। किण्वन क्या है दोस्तों? ग्लूकोज का किण्वन कराने पर, किसका? फिर हमसे ग्लूकोज का किण्वन करा रहा है, मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर माइंड में सेट कर लो। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर, वही फॉर्मूला तो आपको पता है C6H12O6 होता है, ये तो फॉर्मूला लिख दो या फिर डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दो, कोई भी एक चीज मैं लिख रहा हूँ C6H12O6, अब कि मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका जो गिब्स 2 होता है वो मतलब किण्वन कराते हैं वो हम शुष्क सूक्ष्म जीव के संग कराते हैं। सूक्ष्म जीव किसकी उपस्थिति में दोस्तों? सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कराते हैं। तो मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उत्पाद होता है, तीर से इधर वाले हिस्से को रिएक्टेंट अभिकारक बोलते हैं, और तीर से इधर वाले हिस्से को हम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है चलिए ध्यान से समझिए दोस्तों, C2H5OH एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है यहाँ पे, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। चेक कर लीजिए, यहाँ पे C6 है और यहाँ पे हमारे C कितने हैं? 2 और 1 कितना है? 3। तो क्या किया जाए, ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो 2 दूनी 4, 4 और यहाँ पे और एक 5, तो आगे मुझे लगा दिया 2। नहीं आया समझ में? फिर समझा रहा हूँ एक बार में, ध्यान से देखो दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे बहन भाइयों, ध्यान से देखो। C6 है, अगर मैं 2 इधर लगा दूँ तो 2 दूनी 4, और 2 इधर लगा दूँ 4 और 2, 2 प्लस लग रहा है ना बीच में, 2 तो ये और 4 ये, 4 और 2 6, तो C हमारे 6 हो गए। उसके बाद में H बचे भाई बचे नहीं बचे? H हमारे कितने यहाँ पे? 12। H देखो यहाँ पे 5 दूना 10, ये 2, 5 दूनी 10, 10 ऐसे हैं, 10 प्लस और 10 और यहाँ पे आपका 10, तो ये है ना ये, और फिर ये 2 एचओ को कौन गिनेगा? ये आगे इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें एच में भी होगा, समझ रहे हो? ये यहाँ पे 10 और 2, 10 और 2 12 है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पूरा होता है स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब बचा आपका लास्ट में क्या? ओ। ओ को देख लो, ओ 6 हैं हमारे, तो 2 ओ तो आगे हैं, 2 और 2 दूनी 4, तो ध्यान से देखो 2 ओ तो इधर हैं ये वाले भाई, 2 का ओ का मल्टीप्लाई 2 में भी तो होगा, या 2 का मल्टीप्लाई ओ में, तो 2 प्लस इधर, फिर समझा रहा हूँ मैं आपको, तो 2 ओ तो हमारे इधर थे प्लस, ये प्लस का प्लस लगा लिया, ये जो ओ है 2 दूनी 4, भाई ओ के नीचे 2 लग रहा है ना, तो 2 ओ तो इधर है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 2 और 2 4, तो ओ हमारे कितने हो गए? 6, तो हमारा ओ भी इधर कितने हमारे? 6। तो आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चंस आपके रासायनिक अभिक्रिया और जो क्रियाएं थी आपकी मैंने क्लियर कर दी, आपको समझ में आ गई होगी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, और ये पूरी की पूरी PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, या मेरे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से भी आपका मन करे। ठीक है, तो दोस्तों बस जुड़े रहना, इसी प्रकार कनेक्ट होते हैं अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, आपका प्यार इसी प्रकार बना रहना चाहिए। ठीक है, पूरी PDF आपको मिल जाएगी। तो आई होप यू लाइक टुडे क्लास एंड लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।